हाय राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आज अपन इस वीडियो में सोशियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर के लिए यूनिट 1 पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सोशियोलॉजी में अपनी फर्स्ट यूनिट है भारतीय समाज में ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया और समाज शास्त्रीय समझ। इस पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है भारतीय समाज के ऐतिहासिक विकास की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो भारतीय समाज के ऐतिहासिक विकास की दो प्रमुख विशेषताएं हैं निरंतरता और अनुकूलनशीलता। जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक परिवर्तनों के साथ सह अस्तित्व में हैं। दूसरी विशेषता है विविधता में एकता, जहाँ विभिन्न धर्म, भाषाएं और संस्कृतियाँ एक साझा पहचान बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंधु घाटी सभ्यता ने भारतीय समाज की प्रारंभिक नींव कैसे रखी। तो सिंधु घाटी सभ्यता ने भारतीय समाज की प्रारंभिक नींव एक विकसित नगरीय नियोजन, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और व्यापारिक नेटवर्क के माध्यम से रखी। इसने जटिल सामाजिक संरचनाओं, कलात्मक अभिव्यक्तियों और संभवतः पारंपरिक धार्मिक विश्वासों का प्रदर्शन किया, जो बाद के समाजों को प्रभावित करते हैं। आपको बैकग्राउंड में वो इशारा ही होगी। अक्सर जब अपन बरसात में बाहर निकलते हैं तो ये जानवर ज़्यादा ही बोलते हैं। अपने हिसाब से देखना, आप थोड़ा एडजस्ट करना थोड़ा सा। वैदिक काल ने भारतीय सामाजिक स्थिरीकरण को कैसे प्रभावित किया। तो वैदिक काल ने भारतीय सामाजिक स्थिरीकरण को वर्ण व्यवस्था की नींव रखकर प्रभावित किया। समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया, जो प्रारंभिक व्यावसायिक विभाजन था, लेकिन बाद में जन्म आधारित और कठोर होता गया, जिससे सामाजिक असमानताएं बढ़ी। मैं खुद और पागल हो जाता हूँ ऐसे इन पर गौर करता हूँ ना। तो केवल आप मेरी वॉइस पर ही ध्यान केंद्रित करना। मौर्य साम्राज्य ने भारतीय समाज को किस प्रकार एकीकृत किया। तो मौर्य समाज ने भारतीय समाज को एक केंद्रीकृत प्रशासन, मजबूत सैन्य शक्ति और साझा कानून व्यवस्था के माध्यम से एकीकृत किया। अशोक के धम्म नैतिक सिद्धांतों ने सामाजिक सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक साथ आए। क्वेश्चन नंबर 5 है मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने जाति व्यवस्था की कठोरता को चुनौती दी, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, आम लोगों की भाषाओं में ईश्वर भक्ति पर जोर दिया। इसने सामाजिक समानता और मानवीय मूल्यों पर बल दिया, जिससे धार्मिक और सामाजिक सुधार हुए। क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारतीय समाज में क्या संरचनात्मक परिवर्तन लाए। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारतीय समाज में कई संरचनात्मक परिवर्तन किए, जिनमें आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत, नए कानूनी ढांचे, नगरीकरण में वृद्धि और कृषि का वाणिज्यीकरण शामिल है। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक पूंजीवादी प्रणाली से जोड़ा, जिससे पारंपरिक संरचनाएं प्रभावित हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय समाज को कैसे एकजुट किया। तो स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय समाज को राष्ट्रवाद के साझा लक्ष्य के इर्द गिर्द एकजुट किया। इसने विभिन्न धार्मिक, भाषाई और जातीय समूहों को एक साझा दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया, जिससे एक सामूहिक पहचान और राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है जी.एस. धुर्वे के ग्रंथ आधारित दृष्टिकोण से आप क्या समझती हैं। तो जी.एस. धुर्वे का ग्रंथ आधारित दृष्टिकोण भारतीय समाज को समझने के लिए
प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों, शास्त्रों और साहित्य पर जोर देता है। उनका मानना था कि इन ग्रंथों में भारतीय समाज की मूलभूत संरचनाएं, मूल्यों और संस्थाओं जैसे कि जाति व्यवस्था को समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, धुर्य के दृष्टिकोण के अनुसार जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो धुर्य के दृष्टिकोण के अनुसार जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं खंडीय विभाजन, पदानुक्रम, सामाजिक संपर्क पर प्रतिबंध, नागरिक और धार्मिक अक्षमताएं, विशेषाधिकार और पारंपरिक व्यवसाय का निर्धारण थी। उनका मानना था कि व्यवसाय जन्म आधारित थी। जो व्यवसाय होता था ना, वो जन्म पर आधारित होता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्षेत्रीय दृष्टिकोण भारतीय समाज को समझने के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्षेत्रीय दृष्टिकोण या फील्ड व्यू भारतीय समाज को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जमीनी एक हकीकत, क्षेत्रीय विविधता और स्थानीय प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जो केवल ग्रंथों से नहीं समझा जा सकता। यह बताता है कि कैसे सिद्धांत व्यवहार से भिन्न होते हैं, विशेषकर जाति और परंपरा के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रंथ आधारित दृष्टिकोण और क्षेत्रीय दृष्टिकोण में क्या अंतर है? तो ग्रंथ आधारित दृष्टिकोण शास्त्रों और प्राचीन ग्रंथों पर निर्भर करता है, जो एक आदर्शवादी या सैद्धांतिक तस्वीर प्रस्तुत करता है। क्षेत्रीय दृष्टिकोण प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभवजन्य अनुसंधान पर आधारित होता है, जो समाज की वास्तविक, व्यवहारिक और क्षेत्रीय भिन्नताओं को उजागर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रंथ आधारित दृष्टिकोण की दो प्रमुख आलोचनाएं क्या हैं? तो ग्रंथ आधारित दृष्टिकोण की दो प्रमुख आलोचनाएं यह हैं कि यह समाज की क्षेत्रीय विविधता और गतिशीलता की उपेक्षा करता है, केवल एक आदर्शवादी या शास्त्रीय तस्वीर प्रस्तुत करता है। दूसरी आलोचना यह है कि यह सामाजिक परिवर्तन और संघर्षों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता, बल्कि स्थिर संरचनाओं पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्षेत्रीय दृष्टिकोण भारतीय गांवों में जाति व्यवस्था को कैसे देखता है? तो क्षेत्रीय दृष्टिकोण भारतीय गांवों में जाति व्यवस्था को एक गतिशील और जटिल वास्तविकता के रूप में देखता है, जहां जाति केवल पदानुक्रम नहीं है, बल्कि शक्ति संबंधों, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक संपर्क को भी निर्धारित करती है। यह बताता है कि कैसे स्थानीय परिस्थितियों जाति प्रथाओं को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एन श्रीनिवास के अनुसार परंपरा की अवधारणा क्या है? यानी कि परंपरा क्या है? तो एन श्रीनिवास के अनुसार परंपरा एक गतिशील अवधारणा है, जो केवल अतीत से विरासत में मिली प्रथाएं नहीं है, बल्कि वे निरंतर पुनर्व्याख्या और अनुकूलन के माध्यम से विकसित होती हैं। परंपराएं सामाजिक परिवर्तन के साथ बदलती हैं और रूपांतरित होती हैं, यानी कि निरंतर बदलती रहती हैं परंपराएं। क्वेश्चन नंबर 15 है, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा क्यों विकसित की? तो श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा इसलिए विकसित की ताकि वह यह साझा कर सकें कि कैसे निम्न जाति के समूह अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा करने के लिए उच्च जातियों की प्रथाओं और रीति रिवाजों और जीवन शैली को अपनाते हैं। यह सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया है। अब मेंढक भी परेशानी कर रहा है। पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण में श्रीनिवास के अनुसार क्या अंतर है? तो श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण का अर्थ पश्चिमी जीवन शैली, मूल्यों और संस्थाओं को अपनाना है। आधुनिकीकरण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तर्कसंगतता और दक्षता को अपनाना शामिल है, जो आवश्यक रूप से पश्चिमी नहीं है और स्थानीय संदर्भ में भी हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, श्रीनिवास के अध्ययनों ने भारतीय समाज को समझने में कैसे योगदान दिया? तो श्रीनिवास के अध्ययनों ने भारतीय समाज को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने ग्राम अध्ययनों के माध्यम से जमीनी हकीकत को उजागर किया, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण जैसी अवधारणाएं दी और दिखाया कि कैसे परंपरा और परिवर्तन भारतीय समाज में सह अस्तित्व में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रभुत्वशाली जाति की अवधारणा का क्या महत्व है? तो प्रभुत्वशाली जाति की अवधारणा का महत्व यह है कि यह बताती है कि किसी गांव या क्षेत्र में आर्थिक, राजनीतिक और संख्यात्मक रूप से प्रभावी जाति कैसे स्थानीय शक्ति संरचनाओं को नियंत्रित करती है। यह जाति व्यवस्था की गतिशील और गैर निश्चित प्रकृति को उजागर करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रीनिवास के अध्ययनों में ग्राम को इकाई के रूप में क्यों चुना गया? तो श्रीनिवास के अध्ययनों में ग्राम को इकाई के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय समाज की मूलभूत संरचनाएं और प्रक्रियाएं गांवों में सबसे अच्छी तरह देखी जा सकती हैं। गांव जाति, धर्म और आर्थिक संबंधों का एक सूक्ष्म ब्रह्मांड होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, धार्मिक बहुलवाद भारतीय समाज के ऐतिहासिक विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्यों है? तो धार्मिक बहुलवाद भारतीय समाज के ऐतिहासिक विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि यह भारत ने अनेक धर्मों, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म को सह अस्तित्व में रहने की अनुमति दी है। यह विभिन्न धार्मिक परंपराओं और समुदायों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहिष्णुता को दर्शाता है। ऐसे करके अपने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए यूनिट 1 पर। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।